हेलो बच्चों, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। माय नेम इज़ लव शुक्ला। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब ठीक से होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी जो है वो बड़े अच्छे से चल रही होगी। इस कोरोना वायरस के बीच में हम सभी को जो है अपने आप का ध्यान रखना है, ठीक है, और साथ साथ पढ़ते रहना है, क्योंकि ये टाइम जो है बच्चों आपके लिए एक बहुत अच्छा टाइम है। हालांकि कोरोना वायरस की वजह से सभी को बहुत सारी प्रॉब्लम्स तो हो रही हैं, पर जो है इसी टाइम के ऊपर आप इसका जो टाइम का जो बेनिफिट है आप बहुत अच्छे से उसको उठा सकते हो, ठीक है। तो आज का जो हमारा सेशन रहेगा बच्चों, जो आपको सभी को पता है कि जैसे अभी तक जो हम हैं, हमने लास्ट सेशन में 1857 का जो स्ट्रगल था वो हम जो है वो कर चुके हैं। 1857 का रिवोल्ट तो जो था वो हम ख़त्म कर चुके हैं, उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस भी हमने किए थे, ठीक है। तो वो हम अपने जो लास्ट सेशन में कवर कर चुके हैं। जो हम आज का सेशन जो आज हम शुरू करने वाले हैं वो हम शुरू करने वाले हैं 1858 से लेकर के 1885 तक के जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं हम वो डिस्कस करेंगे, और मेनली डिस्कस करेंगे राइज ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म कि भारत राष्ट्रवाद की शुरुआत भारत में कैसे होती है और अंग्रेजों का, ब्रिटिशर का क्या योगदान रहता है उसके अंदर, जो कि ब्रिटिशर ने जो उनकी डिफरेंट पॉलिसीज़ थी वो कैसे इंडियन एज ए रिस्पॉन्स और जो रिएक्शन उसको देते हैं, जिसकी वजह से राइज ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म का जो राइज होता है, ठीक है। तो आप सभी से ये है कि आप सभी लोग जो है जल्दी से, जो बच्चे आ गए हैं इस सेशन के अंदर, वो जल्दी से इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कर दीजिए, सो डैट कि आप और भी जो बच्चे हैं वो हमारे साथ जुड़ सकें, क्योंकि आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है डिफरेंट टाइप्स के जो क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज बहुत मज़ा आने वाला है, तो जल्दी से शेयर कर दीजिए और जल्दी जुड़ जाइए। चलिए, उससे पहले जब सेशन अपना स्टार्ट करते हैं उससे पहले मैं थोड़ी सी आपसे को इन्फॉर्मेशन जो है मैं वो देना चाहूँगा, ठीक है। वो इन्फॉर्मेशन क्या है वो देख लेते हैं। तो जैसे मैंने बच्चों आपको बताया कि जो हमारा आज का टॉपिक है वो राइज ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म रहेगा 1858 से लेकर के 1885 तक, ठीक है। तो ये देखते हैं कि अब जो इन्फॉर्मेशन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो इन्फॉर्मेशन, जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हैं तो बच्चों आपके लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है कि इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉस और जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल का जो पेड कोर्स है वो लॉन्च किया गया है। हालांकि जो इसके जो फ्री कोर्सेज है वो भी एमसीक्यूज की फॉर्म में चलते रहेंगे, बट बच्चों की डिमांड करके कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए जो था ये जो कोर्स है ये निकाले गए हैं। तो इसमें आपको अभी कोविड-19 जो चल रहा है उसकी वजह से आपको 50% का जो है डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो आप इस कोर्स को, जिन बच्चों को कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए जाना चाहते हैं वो जो है इस कोर्स को देख सकते हैं। उसके साथ साथ एक टेस्ट सीरीज भी जो है वो लॉन्च की गई है। जैसे मैं अपने हर सेशन में बोलता हूँ, कॉन्क्वेस्ट इज इक्वल टू कंसोलिडेशन। जो ब्रिटिशर ने किया था, पहले कॉन्क्वेस्ट करते थे फिर उसको कंसोलिडेट करके आगे बढ़ते थे, तो सेम उसी तरह से ये टेस्ट सीरीज है। जो चीज़ें आप पढ़ रहे हो आपको पढ़ने के साथ साथ उसको कंसोलिडेट भी करना है। तो आपको ये जो टेस्ट सीरीज है ये भी आपको हेल्पफुल रहेगी आपकी प्रिपरेशन के अंदर। और जिन बच्चों ने कोर्स लिया है जो इंडस्ट्रियल रिलेशन है, लेबर लॉ, कोई भी दोनों में से एक कोर्स लिया है या दोनों कोर्स लिए हैं, तो उनके लिए जो ये टेस्ट सीरीज़ है ये बिल्कुल फ्री रहने वाली है, ठीक है। और जिन्होंने कोई कोर्स नहीं लिया है उनके लिए जो ये टेस्ट सीरीज़ है वो पेड रहेगी, और बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको अभिपीडिया के जो पोर्टल है ईपीएफओ का, वहाँ पर आप जा करके इन्फॉर्मेशन जो है देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए अपने आज का जो सेशन है वो शुरू करते हैं। राइज ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म से लेकर के जो 1858 का जो हमारा टाइम पीरियड है, जहाँ से हमने लास्ट सेशन में छोड़ा था फिर रिवोल्ट को ख़त्म करके, और 1885 तक, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना करने तक जो है हमारा आज का सेशन चलेगा, ठीक है। और उसके बाद जो है जो एमसीक्यूज हैं इस पीरियड के बीच में जो इवेंट्स हुए हैं उससे रिलेटेड जो है हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपने सेशन की तरफ चलते हैं। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। उससे पहले बच्चों, जो लास्ट सेशन के अंदर कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आ रही थी कि बच्चे दोबारा से एक ही क्वेश्चन जो है वो पूछते रहते हैं। मैं एक बार यहाँ पे आपको क्लियर कर दूं कि बच्चे पूछ रहे थे कि सर 1857 से पहले जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल 1857 से ही हमने क्यों स्टार्ट किया। तो बच्चों देखो, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा गया कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल कब स्टार्ट हुआ है, ठीक है। आप अलग अलग इंस्टीट्यूट, आप कहीं और भी
देखेंगे कुछ इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जो कि 1757 से स्टार्ट कर रहे हैं, कई 1885 जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म हुआ, बर्थ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, वहाँ से जो है वो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, जो हमने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट करी है वो मेनली 1857 के रिवोल्ट से स्टार्ट करी है। तो उसका रीज़न यही था 1857 के रिवोल्ट से स्टार्ट करने का कि ये फर्स्ट टाइम था कि जब एक ब्रॉड लेवल पे, ठीक है, बहुत डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लोग जो एक साथ इकट्ठा हुए और उन्हें अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। तो यही एक रीज़न था, ठीक है, 1857 के रिवोल्ट से स्टार्ट करने के लिए। लास्ट सेशन में बच्चे पूछ रहे थे क्योंकि वो इसलिए पूछ रहे थे क्योंकि उन्होंने हमारा फर्स्ट सेशन जो था वो नहीं देख करके आए थे। ठीक है, अब जो भी बच्चा इस सेशन में आया उनके मन में अगर ये डाउट हो तो प्लीज़ आप जो है आप स्टार्टिंग से जो सेशन रहे हैं आप उसको देखिए, आपके मन में कोई भी डाउट जो है वो नहीं रहेगा। ठीक है, ऐसे बच्चे बीच बीच में से सेशन देखते हैं तो उनको कुछ समझ नहीं आ पाता, तो ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, और आपको, और कुछ बच्चे ऐसा भी करते हैं कि जो डाउट होता है, ठीक है, उसको सेशन के बीच में, चाहे वो मैं थोड़ी देर के बाद डाउट क्लियर करूं, पहले पूरा सेशन देखिए। अगर उसके बावजूद आपको कोई चीज़ें समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, तो चलिए अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। आई होप कि आप लोगों को ने अभी तक जो शेयर कर दिया होगा और बच्चे भी जो है हमारे साथ जुड़ गए होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, नेशनलिज्म क्या है? इट इज़ अ कोलेक्टिव कल्चरल कॉन्शियसनेस की जो है कल्चरल कॉन्शियसनेस के बारे में, कि इससे पहले भी जो था कि इंडिया एज ए कंट्री तो था ही, बट क्या वो कल्चर कॉन्शियसनेस थे पीपल एक दूसरे के साथ? तो कल्चर कॉन्शियसनेस का मतलब है यहाँ पर कि एक दूसरे के साथ कल्चरली इंटीग्रेट करना। ठीक है, जो एक एरिया में होने वाला कोई भी इवेंट जो है वो दूसरे एरिया में किस तरीके से उस चीज़ को इम्पैक्ट कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है। एक एरिया में किसी ठीक है, किसी बंदे के साथ कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो दूसरे एरिया में किसी दूसरे व्यक्ति को किस तरीके से अफेक्ट कर रहा है। तो एक दूसरे के साथ कल्चरली इंटीग्रेट करना, एक दूसरे की पेन को समझना, इसको आप कल्चरल कॉन्शियसनेस, कोलेक्टिव कल्चरल कॉन्शियसनेस को इसलिए ऐसे समझ लीजिए कि एक जगह होने वाले व्यक्ति के ऊपर अगर कोई किसी भी तरीके की कोई चीज़ हो रही है, ठीक है, तो वो दूसरे व्यक्ति को इम्पैक्ट किस तरीके से कर रहा है, वो एक दूसरे की पेन को जो है वो समझना स्टार्ट कर दें। तो उसको क्या बोलते हैं कि वो जो स्टेट है, ठीक है, जो लोग है वो कल्चरली कॉन्शियसनेस है और इसमें सेंस ऑफ नेशनलिज्म है। आज के डेट में भी हम अब अगर देखेंगे कि अगर किसी भी हिंदुस्तान के किसी भी कोने में कोई चीज़ होती है तो हमें वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में इम्पैक्ट करती ही करती है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? नेशनलिज्म। तो नेशनलिज्म जो था, इसका जो रीज़न था, मॉडर्न नेशनलिज्म अगर स्पेसिफिकली बोलें तो मॉडर्न नेशनलिज्म के राइज होने के जो स्पेसिफिक कारण थे वो जो था वो इंडिया का रिस्पॉन्स था एज वेल एज रिएक्शंस था। आपको जैसे पता है कि ब्रिटिशर जब इंडिया में आए थे, ठीक है, तो आकर के उन्होंने इंडिया को हर तरीके से एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर दिया था, चाहे वो सोशली, इकोनॉमिकली हो, पॉलिटिकली हो, वो उनको एक्सप्लॉइट करते थे। तो इन एक्सप्लॉइटेशन का जो रिस्पॉन्स था वो किस वे में जा रहा था? वो जा रहा था जो छोटे छोटे जो रिबिलियंस हो रहे थे, ठीक है, जो अपराइजिंग हो रही थी, और जो 1857 का जो इतना बड़ा रिवोल्ट हुआ वो इंडिया का रिस्पॉन्स था। ठीक है, और जो इंडिया का जो रिएक्शन कह लीजिए, ठीक है, और एज अ रिजल्ट, और रिजल्ट हम कैसे बोलेंगे कि इंडिया का वो रिजल्ट था कि जैसे ब्रिटिशर की पॉलिसीज थी, ठीक है, जैसे उन्होंने सिविल सर्विसेज को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, इंडिया को एक सूत्रधार में बांधा, ठीक है, ऊपर जम्मू कश्मीर से लेकर के नीचे कन्याकुमारी तक जो था कि एक ही तरीके के लॉज, एक ही तरीके का सिविल सर्विसेज, ठीक है, जुडिशरी एक ही तरीके की। तो ये डिफरेंट जो रीज़न थे जो एज ए रिजल्ट बने। हालांकि उन्होंने किया तो जो था अपने मर्जी, अपने बेनिफिट के लिए ही किया था। जैसे उन्होंने प्रेस को, जैसे ट्रेन्स चलाई, ठीक है, और उन्होंने क्या किया था, एजुकेशन सिस्टम जो था इंडिया में, मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम लेकर के आए। चाहते तो अपना भला ही करना थे, बट ये क्या किया, ये उनको बैकफायर कर गया। ठीक है, और ये इंडियंस के लिए एज ए ब्लेसिंग इन डिसगाइज जो है वो साबित हुआ। ठीक है, तो ये था जो इंडियन नेशनलिज्म था वो पार्टली एज अ रिजल्ट एज वेल एज ए रिएक्शन ऑफ कॉलोनियल पॉलिसीज। तो चलिए इसको देख लेते हैं आगे कि किस तरीके से ये एज ए रिजल्ट और एज ए रिएक्शन जो था हेल्प किया जो कॉलोनियल रूल की जो पॉलिसीज थी राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म में। जो फर्स्ट पॉइंट इसमें आता है वो आता है कॉन्ट्राडिक्शन इन इंडियन एंड कॉलोनियल इंटरेस्ट। तो जैसे बच्चों आपको पता है कि
जो कॉलोनियल इंटरेस्ट थे, ठीक है, जो ब्रिटिशर थे वो मेनली अपने इंटरेस्ट की ही बात करते थे। जहाँ पर भी जाकर के इंडियंस का इंटरेस्ट आता था वो उसको निगलेक्ट कर देते थे, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, चाहे वो इकोनॉमिक लेवल पे हो। कि जो इंडिया का जो ट्रेड था मेनली उन्होंने फ्री ट्रेड कर दिया था, वन वे फ्री ट्रेड कर दिया था, ठीक है। जो इंडियन के गुड्स के ऊपर जो थे, जब वो ब्रिटेन में या यूके में जब वो जाते थे तो उनके ऊपर हाई टैरिफ स्ट्रक्चर लगाए जाते थे, ठीक है। और जो ब्रिटेन के जो गुड्स थे मेनली जब वो इंडिया में आते थे उसके ऊपर कोई टैरिफ या किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं लगाया जाता था, सो दैट कि जो ब्रिटिशर के बने हुए गुड्स हैं वो इंडिया में आकर के सस्ते हो जाएं, ठीक है, वो चीप रेट पे मिलें। और इंडियंस के गुड जो है, इंडियन की जो फैक्ट्रीज हैं इंडिया का जो, ठीक है, जो इंडिया की जो फैक्ट्रीज हैं या इंडिया के जो इंडस्ट्रियल क्लास है वो उनका जो मुकाबला है उनको compete ना कर सकें। तो इसके बारे में इंडियंस को जो था वो कुछ हद तक उनको पता लग गया था कि जो ब्रिटिशर है उनका जो इंटरेस्ट है वो इंडियन के इंटरेस्ट के साथ नहीं मैच हो सकता, जिसकी वजह से ये एक रीज़न बना राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म का। जो सेकेंड रीज़न बना मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो था पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव इकोनॉमिक यूनिफिकेशन ऑफ द कंट्री। जो ब्रिटिशर थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने इंडिया को पॉलिटिकली एडमिनिस्ट्रेटिव और इकोनॉमिक यूनिफाई कर दिया था। पॉलिटिकली कैसे उन्होंने जो था यूनिफिकेशन किया था, जैसे उन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज के थ्रू, ठीक है, जुडिशरी कोडिफाइड सिविल एंड जो क्रिमिनल लॉज थे वो लेकर के आए थे। क्रिमिनल लॉज की अगर हम बात करें, इकोनॉमिक यूनिफिकेशन की, सिविल एंड क्रिमिनल लॉज पूरे एक देश में, जैसे इंडियन पैनल कोड की बात करें, ठीक है, 1860 का जो लेकर के आए थे वो जो है कोडिफाइड लॉज कर दिए थे पूरी लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री के अंदर, जिसकी वजह से उन्होंने एक पॉलिटिकल यूनिटी जो थी वो प्रोवाइड की थी इंडियंस को। तो ये पॉलिटिकल जो था वो और एडमिनिस्ट्रेटिव कि इंडियन सिविल सर्विसेज के अंदर कि जो इंडियंस थे जो मेनली ब्रिटिशर थे, एक पूरा का पूरा सिस्टम आता था कि पुलिस से लेकर के नीचे कांस्टेबल, ऊपर जो था वो डेप्यूटी कलेक्टर, हर एक जगह पर जो था एडमिनिस्ट्रेशन को जो था वो कॉमन कर दिया था और एक ही लेवल का कर दिया था, जिसकी वजह से एक सेंस ऑफ कॉमननेस, ठीक है, एक सेंस ऑफ एक कॉमन सेंस की फीलिंग जो थी वो इंडियंस के बीच में वो आई थी, जो कि ब्रिटिशर ने किया तो अपने इंटरेस्ट के लिए ही था, बट जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि वो इंडियंस के लिए ब्लेसिंग इन डिसगाइज का काम किया था, ठीक है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता हुआ था वेस्टर्न थॉट एंड एजुकेशन। जैसे ब्रिटिशर ने जो एजुकेशन जो इंट्रोड्यूस की थी इंडिया के अंदर, इंग्लिश एजुकेशन, वो उन्होंने इसीलिए इंट्रोड्यूस की थी कि जो इंडियंस है वो सो दैट कि वो इंडियंस को जो है वो एजुकेट करें और जो इंडियंस हैं वो ब्रिटिशर का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको संभालें, ठीक है। बट इंडियंस ने क्या किया था, इंडियन ने जो ब्रिटिशर की जो एजुकेशन जो उन्होंने उनसे ली थी, ठीक है, जैसे ब्रिटिशर क्या करते थे, रूल ऑफ लॉ की बात करते थे, ठीक है, सेकुलरिज्म की बात करते थे, डेमोक्रेसी की बात करते थे। तो ये सब चीज़ें इंडियंस ने को पढ़ने को मिली, ठीक है, कि ब्रिटिशर बात तो ऐसे ही करते हैं उनकी बुक्स के अंदर, ठीक है, उनके रूल्स के अंदर ये लिखा हुआ है, बट वो सेम चीज़ें जब जहाँ पर उनका इंटरेस्ट नहीं होता, जैसे कि इंडिया के अंदर, वो ये सब चीज़ें अप्लाई नहीं करते, ठीक है। तो इंडियंस को पता चल गया था कि जो ब्रिटिशर हैं जहाँ पर इनका इंटरेस्ट नहीं होगा ये वहाँ पर जो है वो उनकी हेल्प नहीं करने वाले। क्लियर? जो ब्रिटिशर्स हैं वो इंडियंस की हेल्प जो है वो नहीं करेंगे, जहाँ पर उनका इंटरेस्ट होगा वो वहाँ पर जो है अपने इंटरेस्ट की ही बात करेंगे, इंडियंस के इंटरेस्ट की बात नहीं करेंगे। तो इस तरीके से जैसे इंडियन एजुकेशन जो थी, जो वेस्टर्न एजुकेशन जैसे इंग्लिश एजुकेशन उन्होंने इंट्रोड्यूस करी, ठीक है। अब क्या होता था कि अब उनको जो डिफरेंट एरिया में जो लोग रहते थे उनको एक कॉमन लैंग्वेज मिल गई एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करने के लिए। पहले जो गुजरात में रहता था वो गुजराती बोलता था, पंजाब में रहने वाला पंजाबी बोलता था, बट इंग्लिश के इंट्रोडक्शन के बाद, ठीक है, इंग्लिश एजुकेशन के इंट्रोडक्शन के बाद एक कॉमन लैंग्वेज मिल गई उनको, जिसकी वजह से वो जो था वो एक दूसरे से पूछ सकते थे कि हाँ भाई कि उनके जो मेन जो उनके रीज़न है, ठीक है, उनके दुख के जो कारण है वो मेनली ब्रिटिशर ही थे, ठीक है। तो एक कॉमन एजुकेशन, एक कॉमन लैंग्वेज मिलने की वजह से उनके जो आपस की जो इंटरेक्शन थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो एक जो आप बोल लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट जो वर्क काम किया था वो इंग्लिश एजुकेशन ने किया था।
फिर जो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, रोल ऑफ प्रेस एंड लिटरेचर। अब ब्रिटिशर जो थे वो आए थे, उन्होंने प्रेस जो थी, जैसे आपको पता है पोर्तुगीज ने प्रेस इंट्रोड्यूस करी थी इंडिया में, बट जो 1857 के बाद जो इंडियन मिडिल क्लास थी, ठीक है, वो बहुत पढ़ लिख चुकी थी। उनके वो अपने पेन के थ्रू, ठीक है, अपनी कलम के थ्रू जो था, उन्होंने अपना जो गुस्सा था, जो ब्रिटिशर की पॉलिसीज थी, उसको जो था उसका पर्दाफाश करना जो था उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, जो प्रेस था और जो लिटरेचर था वो एक टाइम पर क्या करता था, वो एक टाइम पर जो था जो ब्रिटिशर की पॉलिसीज थी, जो इंडिया के अंगेज थी, उसको लाइमलाइट में लेकर के आता था। और दूसरा ये काम मेन इंपॉर्टेंट जो ब्रिटिश प्रेस और लिटरेचर जो ये काम करते थे, ये इंडियंस को जो इंडियंस थे, ठीक है, उनको एक सूत्रधार में बांधने का भी काम जो था प्रेस में करते थे। जो भी ब्रिटिशर की जो पॉलिसीज होती थी, जो इंडियंस के अंगेंस्ट होती थी, जैसे वो प्रेस में छपेगी। जो पंजाब की जो पॉलिसीज है, ठीक है, जो पंजाब में जो प्रेस के अंदर जो छपा है, अगर उसको कोई दिल्ली का, ठीक है, या कोई तमिलनाडु का, कोई उस एरिया का जो लोग पढ़ेंगे, तो उनको भी ये चीज़ समझ आनी शुरू होगी थी कि ये जो है, जो ब्रिटिशर है, पूरे हमारी कंट्री के अंदर ही जो है ये इस तरीके का एक्सप्लॉइटेशन जो कर रहे हैं। ठीक है, तो रोल ऑफ प्रेस और लिटरेचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, ए सेंस ऑफ नेशनल। इसके बाद बच्चों जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो आता है रिएक्शनरी पॉलिसीज ऑफ लॉर्ड लिटन। एक्चुअली इसको मोस्ट रिएक्शनरी जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता है लॉर्ड लिटन को। इन्होंने कुछ ऐसे काम किए थे इसने कि जो आप कहते हैं ना जले पर नमक छिड़कना, वैसा काम जो था इन्होंने किया था लॉर्ड लिटन ने। ठीक है, और आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो ये पॉइंट्स है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि लॉर्ड लिटन के जो टाइमलाइन थी उसके अंदर कौन कौन से काम हुए थे। जो फर्स्ट जो मेन काम जो इस लिटन ने किया था, वो उन्होंने क्या किया था, रिडक्शन ऑफ मैक्सिमम एज लिमिट ऑफ आईसीएस एग्जामिनेशन, कि जो इंडियन सिविल सर्विसेज, ठीक है, जो काम था, अभी तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है, ठीक है, जो यूपीएससी ही कंडक्ट करवाता है, पहले इसको इंडियन सिविल सर्विसेज बोला जाता था। इसकी एज घटा करके 19 साल जो थी इसकी एज कर दी गई थी, 21 से 19 साल। ठीक है, पहले ही एज बहुत कम थी कि इंडियंस को पहले ही 21 साल की एज जो थी वो रखी गई थी, पर इसने क्या किया था, इसने आकर के कि जो सो दैट कि जो मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया है, ठीक है, जो मिडिल क्लास पीपल है, जो कि अब जो है जिन्होंने आवाज़ उठानी शुरू करी है, वो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ना आ सके। ठीक है, तो जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया था, इसकी जो एज थी घटा करके 21 साल से 19 साल कर दी थी। और जो सेकंड मेन जो काम जो रिएक्शनरी पॉलिसीज की थी लॉर्ड लिटन ने, जो एक बहुत आप कह लीजिए बहुत दुखदायक काम किया था, वो था दिल्ली दरबार। एक टाइम पे, उस टाइम पर क्या था कि जो पूरे के पूरे कंट्री के अंदर, ठीक है, एक फेमीन आया हुआ था, जिसकी वजह से लाखों करोड़ों इनफैक्ट कि एक अनुमान के अकॉर्डिंग जो था कि जो 1 करोड़ के आसपास जो लोग थे इस फेमीन के अंदर, 1877 के फेमीन के अंदर लोग मर गए थे। लेकिन जो ये लिटन साहब थे, ये दिल्ली दरबार लगा करके, ठीक है, 1877 में मजे कर रहे थे। ठीक है, दिल्ली के अंदर 1877 में। और इन्होंने क्या किया था, जो थर्ड जो रिएक्शनरी पॉलिसी थी वो कौन सी थी, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878। ठीक है, जो प्रेस को दबाने के लिए, जैसे हमने स्टार्टिंग में बात करी कि प्रेस किस तरीके से जो ब्रिटिशर की पॉलिसीज थी उसको एक्सपोज कर रहे थे, ठीक है, और इन सेकेंड वे के अंदर इंडियंस को इंटीग्रेट करने का, ठीक है, उनके सेंस ऑफ नेशनलिज्म को राइज करने का काम कर रहे थे। तो जिसकी वजह से जो लॉर्ड लिटन थे, ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 लेकर के आए थे। इस प्रेस एक्ट में क्या होता था कि आपको जब भी कोई न्यूज़, ठीक है, कोई प्रेस आपको लगानी है, तो आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से कोई न्यूज़ अगर आपको लगानी है, तो आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से जो था वो परमिशन लेनी पड़ती थी कि आप गवर्नमेंट के कोर्ट के अगेंस्ट कुछ भी ऐसा नहीं छापेंगे। ठीक है, और अगर आप छापेंगे तो आपकी जो प्रॉपर्टी है वो सीज कर ली जाएगी। ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आप अपनी नोटबुक और जो पेन है वो साथ लेकर के बैठिए। आगे हम जब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो उसके अंदर भी बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन आएगी जो आपको अपनी नोटबुक के ऊपर लिखनी है। ठीक है, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के अंदर अमृत बाजार पत्रिका जो थी वो रातों रात क्या थी, वो वर्नाकुलर से इंग्लिश लैंग्वेज में बदल गई थी, अमृत बाजार पत्रिका। तो आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। ठीक है, और एक इम्पोर्टेंट इवेंट जो था, जो कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के साथ जुड़ा हुआ है, वो था ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जो उनका जो न्यूज़पेपर था, ठीक है, सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जो न्यूज़पेपर थे उसको सीज कर दिया गया था। ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के अंदर।
तो ये इन्फॉर्मेशन जो है वो अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। और इसके अलावा जो ब्रिटिश लॉर्ड लिटन की जो रिएक्शनरी पॉलिसी थी वो क्या था, आर्म्स एक्ट। इंडियंस को जो था आर्म एक्ट के अंदर जो था लाइसेंस वो प्रोवाइड नहीं किया जाता था, ठीक है, यह बहुत मुश्किल से प्रोवाइड किया जाता था। तो आर्म एक्ट लेकर के आए थे 1878 में। तो उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ, जो एक आप बोल लीजिए एक नींव का पत्थर जो इसे कह सकते हैं राइस ऑफ नेशनलिज्म में, वो था इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, ठीक है। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी जो कि रिपन जो लॉर्ड रिपन थे, गवर्नर जनरल थे, 1802 में लॉर्ड लिटन के बाद ही आए थे। तो इन्होंने जो पहला एक्चुअली लिटन के बिल्कुल ऑपोजिट थे लॉर्ड रिपन, ठीक है। तो जो कि इन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो ये लेकर के आए थे उसको जो था रिपन ने ख़त्म कर दिया था, ठीक है। कुछ उसके जो प्रोविजंस थे वो ख़त्म कर दिए थे। तो और उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट काम जो रिपन ने किया था वो किया था इल्बर्ट बिल लेकर के आए थे। इसके अंदर क्या था कि जो जुडिशियल डिस्क्वालिफिकेशन थी, जुडिशियल डिस्क्वालिफिकेशन, जिसके अंदर जो इंडियंस थे वो जो ब्रिटिशर थे, ठीक है, जो यूरोपियंस थे उनको क्या करते थे, ठीक है, जो ब्रिटिश इंडियन जज थे वो जो यूरोपियन कन्विक्ट्स होते थे उनको उनकी कोर्ट में वो नहीं आ सकते थे, ठीक है। उनको इस तरीके की आज़ादी मिली हुई थी कि जो यूरोपियन कन्विक्ट होगा वो ब्रिटिशर जज के अंडर ही जो उसकी सुनवाई होगी वो ब्रिटिशर जज के अंदर ही होगी। तो इल्बर्ट बिल के अंदर क्या था, जो जुडिशियल डिस्क्वालिफिकेशन थी इंडियन जजेस की, ठीक है, इंडियन मेंबर्स की, उसको क्या था, उसको ख़त्म कर दिया गया था कि आज के बाद जो इंडियंस हैं वो यूरोपियन कन्विक्ट्स जो होंगे, ठीक है, उनकी जो कोर्ट होगी उसके अंदर भी जो यूरोपियन कन्विक्ट्स होंगे वो उनके ऊपर मुकदमा जो है वो चलाया जा सकता है। बट रिपन के इतने अच्छे काम के बावजूद, ठीक है, जो उस टाइम की यूरोपियन कम्युनिटी थी, ठीक है, उन्होंने क्या किया था, एक ओपोजिशन इस बिल के अगेंस्ट उन्होंने एक ओपोजिशन आवाज़ उठाई थी, ठीक है। उन्होंने ये बोला था कि हम जो है इसका जो बिल का कड़ा विरोध करते हैं, तो जिसकी वजह से ये जो बिल था ये ख़त्म हो गया था, ठीक है, डिसॉल्व हो गया था। तो ये जो इल्बर्ट बिल जो आया था ये डिसॉल्व हो गया था, जो इसका एम था वो इसको अचीव नहीं कर पाया था। तो इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी के बाद आप देखेंगे 1883 में जो मेनली ये इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी जो ये हुई थी, इसके बाद आप देखेंगे कि इंडियंस को बिल्कुल क्लियर हो गया था, इट बिकम्स क्लियर टू द नेशनलिस्ट दैट द जस्टिस एंड फेयर प्ले कुड नॉट बी एक्सपेक्टेड वेयर इंटरेस्ट ऑफ द यूरोपियन कम्युनिटीज वर इन्वॉल्व। कि जस्टिस और फेयर प्ले की बात जो ब्रिटिशर करते हैं ये जो है हम उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जहाँ पर यूरोपियन कम्युनिटी का इंटरेस्ट जो है वो इन्वॉल्व हो, ठीक है। जैसे जस्टिस एंड फेयर प्ले की हम बात करें, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन में लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी की बात की गई थी, ठीक है, और रूल ऑफ लॉ की बात जो है वो यूके ब्रिटिशर बहुत पहले टाइम से कर रहे थे। बट रूल ऑफ लॉ तभी तक काम करता था जब तक यूरोपियन कम्युनिटी के इंटरेस्ट जो थे वो फुलफिल हो रहे हैं। जब जो रूल ऑफ लॉ और जस्टिस जो था यूरोपियन कम्युनिटी के अगेंस्ट जाना शुरू करता था तो ये उस रूल ऑफ लॉ और जस्टिस की धज्जियां उड़ा देते थे। तो ये बात जो थी इंडियंस को समझ में आ गई थी। तो 1883 में जैसे देखेंगे कि अब इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी हुई और 1885 में एक पैन इंडिया लेवल पे इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हुआ, ठीक है। तो ये थी अभी तक के जो मेन रीज़न थे राइज ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म के, वो हम जो है अभी तक डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे जो इम्पोर्टेंट जो ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले बनी थी उसको डिस्कस करेंगे। चलिए उसको डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से। तो बच्चों ये आ गई पॉलिटिकल एसोसिएशन बिफोर द इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। जो पॉलिटिकल एसोसिएशन थी वो जो अर्ली हाफ ऑफ 19th सेंचुरी में, जो 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग में बनी थी, वो मेनली डोमिनेटेड बाय किसको जो डोमिनेट करते थे, वो वेल्थी एंड अरिस्टोक्रेट एलिमेंट जो थे उसको जो है डोमिनेट करते थे। जो लैंडलॉर्ड्स होते थे, ठीक है, जो अरिस्टोक्रेट क्लास होती थी वो उसको डोमिनेट करते थे। और जो मेनली तो ये लोकल और जो उसका करैक्टर होता था रीजनल करैक्टर होता था। बट जो सेकंड हाफ सेंचुरी के अंदर, ठीक है, 1850 के बाद जो मेनली 19th सेंचुरी में, सेकंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी में जो पॉलिटिकल एसोसिएशन बनी है, ठीक है, उसको जो एजुकेटेड मिडिल क्लास, जैसे मैंने आपको बताया कि 1813 के अंदर जो था वो ब्रिटिश एजुकेशन को जो था वो 1 लाख रुपया दिया गया था। 1830 के जो चार्टर एक्ट था उसके अंदर इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। तो 1850 के बाद जो इंडियन एजुकेशन जो मिडिल क्लास थी वो काफ़ी पढ़ लिख चुकी थी, ठीक है। तो जो 1850 के बाद वाली जो पॉलिटिकल एसोसिएशन थी वो कौन डोमिनेट करते थे, जो इंडियन मिडिल क्लास थी
एजुकेटेड मिडिल क्लास जर्नलिस्ट हो गए, डॉक्टर्स हो गए, वो उसको डोमिनेट करते थे। तो आपको ये रीज़न भी समझ में आ गया होगा कि पहले क्यों जो था वो लैंडलॉर्ड्स जो थे वो उसको डोमिनेट करते थे, और इंडियन जो एजुकेटेड मिडिल क्लास थी वो बाद वाले को क्यों इतना जो था डोमिनेट करते थे। तो उसमें लॉयर्स, जर्नलिस्ट जो थे वो मेनली उसको डोमिनेट करते थे। इसके बारे में हमने जैसे 1857 का रिवोल्ट भी जब हम पढ़ रहे थे तब भी मैंने इस बात को डिस्कस किया था कि 1857 के रिवोल्ट के बाद जो थी वो इंडियन एजुकेटेड जो मिडिल क्लास ने उस वक्त जो था वो पार्टिसिपेट उन्होंने नहीं किया था, और उसके बाद जो थी जो इंडियन एजुकेटेड मिडिल क्लास थी और उनके द्वारा बनाई गई पॉलिटिकल एसोसिएशंस जो थी वो बननी स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, ये बात जो है हम वहाँ पर भी डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन सी जो एजुकेटेड मिडिल क्लास की जो एसोसिएशंस थी जो सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी में बनी है वो कौन कौन सी थी। जो फर्स्ट जो आती है वो आती है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बाय दादा भाई नेहरू इन 1866 इन लंदन। ठीक है, जो दादा भाई नेहरू थे जो वहाँ की जो पार्लियामेंट थे उसके मेंबर भी दादा भाई नेहरू बने थे, और जो इंडियंस के जो यहाँ की जो दशा थी उसको मेनली जो इंडियंस की जो दुर्दशा जो यहाँ पर हो रही थी उसको मेनली आवाज़ जो थे दादा भाई नेहरू वहाँ की जो पार्लियामेंट थी उसमें उठाया करते थे। ठीक है, उसके बाद जो एसोसिएशन बनी वो बनी इंडियन लीग बाय शिशिर कुमार घोष 1875। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एसोसिएशन जो बनी थी वो बनी थी इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। ठीक है, आल्सो नोन एज इंडियन नेशनल एसोसिएशन 1876 बाय सुरेंद्रनाथ बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस। ठीक है, तो बच्चों आपको क्या करना है, इसके अभी आपको एक टेबल बनाना है, जैसे हमने 1857 के रिवोल्ट का एक टेबल बनाया था। ठीक है, 1857 के रिवोल्ट का जो एक टेबल था जो हमने बनाया था, आपको वो टेबल बनाना है, और आपको एक साइड पे जो है एसोसिएशन का नाम, और उसके अलग साइड पे जो था उसका जो फाउंडर मेंबर्स हैं उनका नाम आपको लिखना है विद द ईयर, क्योंकि वो आपसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी पूछ सकते हैं कि कौन सी एसोसिएशन किसने बनाई, या फिर कौन सी एसोसिएशन जो थी वो सबसे पहले बनी और बाकी की एसोसिएशन जो थी वो बाद में बनी। ठीक है, क्लियर है। तो एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता की हम बात कर रहे थे। ठीक है, 1883 में 1876 में जो ये बनी थी, और इंडियन नेशनल एसोसिएशन ने ही जो था वो फर्स्ट एक ऑल इंडिया लेवल की जो कॉन्फ्रेंस थी वो 1883 में लॉन्च करी थी। ठीक है, 1883 में ऑल इंडिया लेवल की जो कॉन्फ्रेंस थी वो हुई थी, जो कि इसके बाद जो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी 1885 में, और इंडियन नेशनल एसोसिएशन थी वो 1886 के अंदर इसके अंदर ही मर्ज हो गई। तो जैसे कुछ लोगों का कुछ जो जैसे डिबेट है इंडियन नेशनल कांग्रेस को लेकर के, वो डिबेट को में हमने नहीं पढ़ना है। यूपीएससी के ईपीएफओ के पॉइंट से वो डिबेट जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रह जाती। ठीक है, हमें मेनली फैक्चुअल जो चीज़ें हैं उसी के ऊपर ज़्यादा ध्यान जो है हमने देना है। कि कुछ लोगों का ये कहना है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी वो एक सेफ्टी वॉल्व थी। ठीक है, ब्रिटिशर ने अपने इंटरेस्ट के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाया था, बट यहाँ से एक चीज़ ये क्लियर हो जाती है कि पैन इंडिया लेवल पे जो एसोसिएशन थी वो इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले ही जो है 1883 में बन चुकी थी। उसकी फर्स्ट जो कॉन्फ्रेंस थी ऑल इंडिया लेवल पे वो 1883 में हो चुकी थी। तो ये चीज़ तो बिल्कुल क्लियर थी कि एक ऑल इंडिया नेशनल जो एसोसिएशन थी वो विद इन द ईयर तो थी। ठीक है, एकदम से इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी वो बन करके नहीं आई थी। ये चीज़ तो हमारे को यहाँ से क्लियर हो जाती है। बाकी जो सेफ्टी वॉल्व थ्योरी है वो जो हम इंडियन नेशनल कांग्रेस को जब मॉडरेट्स या एक्सट्रीमिस्ट के जब आगे का जो हम अपनी स्टडी को अपनी जो सब्जेक्ट आगे बढ़ाएंगे तो उसको हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इसके बाद बच्चों जो इम्पोर्टेंट एसोसिएशन आती है वो आती है पूना सार्वजनिक सभा 1867 में जो बनी थी बाय महादेव गोविंद एमजी रानाडे, मोस्ट पॉपुलरली नोन एज एमजी रानाडे, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्विंग द ब्रिज बिटवीन गवर्नमेंट एंड द पीपल। कि एज अ ब्रिज का काम करना कि जो पीपल्स जो लोग हैं, ठीक है, उनके जो ग्रीवेंसेस हैं उनको गवर्नमेंट तक पहुंचाना, उसके लिए पूना सार्वजनिक सभा बनी थी बाय एमजी रानाडे। मैं आपको एक बार फिर से बोलूँगा कि आपको क्या करना है, आपको एक टेबल बनाना है। ठीक है, इसमें एसोसिएशन का नाम एक साइड पर, फिर बीच में जिसके थ्रू वो फाउंडर्स मेंबर, और फिर जिस ईयर में वो बनी है। ठीक है, आपको ये टेबल जो है वो बनाना है। क्लियर? तो चलिए आगे चलते हैं।
तो बच्चों ये था हमारा जो मेनली जो रीज़न थे, ठीक है, इंडियन नेशनल मॉडर्न नेशनलिज्म के राइज होने के, ठीक है। उसके बाद जो था इंडियन नेशनल कांग्रेस की इस्टेब्लिश बर्थ से पहले जो कि इम्पोर्टेंट एसोसिएशन थी, इसके ऊपर एक क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस ईयर, जो है मोस्ट प्रोबेबली एक क्वेश्चन जो है आपको ये पूछा ही जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली मैं बोल रहा हूँ कि जो है एक क्वेश्चन तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये जो एरिया है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बिफोर द बर्थ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, इससे एक जो क्वेश्चन है वो एक्सपेक्ट मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसके ऊपर आपको विशेष करके ध्यान में देना है। जो इसके बाद जो इम्पोर्टेंट एसोसिएशन बनी ऑल इंडिया लेवल पर, जिसकी हम बात कर चुके हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885, ठीक है। तो फाउंडेशन जो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की हम अब कर चुके हैं। इसके बाद अब जो हम आगे जो है क्वेश्चन जो है वो अब डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी लोग जो है, अगर आपको अब तक जो कुछ समझ में ना आया हो, ठीक है, तो अब आप जो है कमेंट करके चैट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपका उसका आंसर करूँगा, ठीक है। और बच्चों प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखा करो कि जो सेशन के जो लास्ट सेशन के अंदर जो चीज़ें हो चुकी हैं उसको आप यहाँ पर मत दोहराइए, ठीक है। पिछले सेशन में भी, लास्ट सेशन में भी यही चीज़ें हो रही थी कि कुछ बच्चे जो थे वो लास्ट सेशन में क्या हुआ है उनको वो देख करके नहीं आए थे और फिर यहाँ पर आकर क्वेश्चन पूछ रहे थे। इससे क्या होता है, जो बाकी बच्चों का नुकसान भी होता है, ठीक है। उनका जो माइंड है वो, जो उनका जो कंसिडरेशन है वो डाइवर्ट होती है। तो प्लीज़ जो बच्चे नए आते हैं वो प्लीज़ जो लास्ट के जो 4 सेशन है वो देख करके आइए। ये हमारा आज का 5th सेशन है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का, जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो इंडियन फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 जो है वो बन जाती है, ठीक है। इसको हम अब जो आगे आने वाला सेशन है उसमें डिस्कस करेंगे। अभी जो हम इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। जो अभी तक हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पर, तो जल्दी से आंसर कीजिए। आपके पास सिर्फ 15 सेकेंड्स का टाइम है इसको आंसर करने के लिए, जल्दी से आंसर कीजिए। With reference to the political association before the birth of Indian National Congress, consider the following statement. Statement 1 is Landholders Society was the first political organization formed to agitate against British rule. Statement 2 is Indian Association of Calcutta was founded by Dwarka Nath Tagore with the objective of unifying people on a common political program. तो जल्दी से आंसर कीजिए। ऑप्शन A is 1 only, ऑप्शन B is 2 only, ऑप्शन C is both 1 and 2, ऑप्शन D is neither 1 nor 2। तो जल्दी से आंसर कीजिए, इसका सही आंसर क्या होगा। बच्चों इन क्वेश्चंस के बीच में भी आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलने वाली है, ठीक है। इन क्वेश्चंस के बीच में आपको जो है इनडायरेक्ट वे में जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिलेगी। तो सभी बच्चों ने जो है इसको आंसर करना है, ठीक है। कुछ बच्चे जो है वो सेशन में रहते हैं पर आंसर नहीं करते। बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा आंसर करो, ठीक है। जो करनी है, जैसे हर सेशन में बोलता हूँ, जो गलतियाँ करनी है यही कर लो ताकि एग्जाम में जाकर के हमसे कोई गलती ना हो, ठीक है। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर देखिए। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, ठीक है। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता जो थी वो सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने 1876 में बनाई थी, ठीक है। और जो लैंड होल्डर सोसाइटी थी, जिसको जमींदारी एसोसिएशन भी बोला जाता था, उसको जो था राधाकांत देव, द्वारका नाथ टैगोर, प्रसन्ना कुमार टैगोर, इन्होंने मिलकर के 1838 में जो था बनाया था, ठीक है। जो मेन जो इनके फाउंडिंग मेंबर्स थे वो यही थे, ठीक है। और जो मेनली जो लैंड होल्डर सोसाइटी जो काम करती थी, जो ब्रिटिश जो लैंड होल्डर्स के जो इंटरेस्ट थे, ठीक है। जैसे हमने बात करी जो फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी में जो पॉलिटिकल एसोसिएशंस बनी हैं वो मेनली बनी है लैंड होल्डर्स के द्वारा, ठीक है। जो लैंड लॉर्ड्स थे उनके द्वारा, और मेनली उनके इंटरेस्ट को ही वो पुट फॉरवर्ड करते थे ब्रिटिशर के अगेंस्ट, ठीक है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन वॉज एस्टेब्लिश बाय, जल्दी से आंसर कीजिए। सिर्फ 10 सेकंड का टाइम है आपके पास इसको आंसर करने के लिए, सिर्फ 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर कीजिए। ए सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बी दादा भाई नौरोजी, सी द्वारकानाथ टैगोर एंड डी विलियम एडम। जल्दी से आंसर कीजिए। ये क्वेश्चन जो है किसी भी बच्चे का जो है वो गलत नहीं होना चाहिए। चलो टाइम ओवर, टाइम ओवर, क्योंकि इस क्वेश्चन के लिए अगर आपको टाइम लग रहा है तो बहुत प्रॉब्लम वाली बात आप सभी के लिए है। इस क्वेश्चन में जो टाइम लगना ही नहीं चाहिए था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन, तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश बाय दादा भाई नौरोजी। अभी हम जो है इसको डिस्कस करके हटे हैं, ठीक है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, अभी अभी सब चीजें जो है आप डिस्कस करके हटे हैं, तो जल्दी से आंसर कीजिए। पूना सार्वजनिक सभा वाज एस्टैब्लिश्ड बाय, ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, एम जी रानाडे, बी एस चिपलुंकर, एम जी रानाडे, सी जगन्नाथ शंकर सेठ, शिशु कुमार घोष,
एंड डी सुरेंद्रनाथ बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस। जल्दी से आंसर कीजिए, आपके पास सिर्फ 5 सेकंड्स का जो है टाइम है, जल्दी से आंसर कीजिए। चलिए इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, एस एच चिपलुंकर, एम जी रानाडे एंड जी वी जोशी। इन 2 अप्रैल 1817 को पुनः सार्वजनिक सभा जो थी वो बनाई गई थी। जो इसका मेन रीज़न था स्टार्टिंग में बनाने का, वो जो लोकल इश्यूज था वो उसके बेस पर ही जो थी पुनः सार्वजनिक सभा जो थी वो बनाई गई थी। ठीक है, तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का जो क्वेश्चन है हम फटाफट से क्वेश्चन खत्म करने की कोशिश करेंगे, जल्दी जल्दी, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आप लोगों से भी मैं यही उम्मीद करता हूं कि आप लोग जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, बिकॉज टाइमिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन एनी एग्जाम। जल्दी से आंसर कीजिए। ठीक है, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन मद्रास महाजन सभा वाज एस्टैब्लिश्ड बाय। जल्दी से आंसर कीजिए, आपके पास 10 सेकंड्स का टाइम है। बच्चों ऐसे क्वेश्चन के अंदर अगर आपको आंसर आता है तो आपको आता है, और आपको नहीं आता है तो आपको नहीं आता है। ठीक है, तो इसमें इतना ज़्यादा सोचने वाला टाइम नहीं होता है। ऐसे क्वेश्चन को आपको जल्दी जल्दी से आंसर करना चाहिए, तो जल्दी से आंसर कर दीजिए, आपके पास 5 सेकंड्स का टाइम है। चलिए इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। बच्चों इसका ऑप्शन ए। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। इन 1884 में बाय एस रामास्वामी मुदलियर एंड आनंदा चार्लू इन 1884। बच्चों मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि क्योंकि मैं आपको जो है टॉपिक समझाने के साथ साथ आपको टाइप ऑफ क्वेश्चन भी है जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ऐसा आपको जो है अभिपीडिया के अलावा आपको ऐसा कहीं भी नहीं मिलेगा। ठीक है, और आपको सिर्फ वो आएंगे और पढ़ा करके चले जाएंगे, बट पढ़ाना एक चीज़ होती है और एग्ज़ाम में कैसा पूछा जाएगा वो समझाना एक अलग चीज़ होती है। ठीक है, तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो जल्दी से आप इस सेशन को शेयर कर दीजिए और ठीक है, और लाइक कर दीजिए, सो डैट आपके लाइक की वजह से ही हमारे को इंस्पिरेशन जो है वो मिलती है। तो अब मैं आपसे यही बोलूँगा, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फटाफट से। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है आपकी स्क्रीन पर, तो जल्दी से आंसर कीजिए। विच इज़ करेक्ट रिगार्डिंग इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो जल्दी से आंसर कीजिए। It was established in 1885. The first president was W.C. Banerjee. The first session took place in Bombay. जल्दी से आंसर कीजिए। वेरी इजी क्वेश्चन। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। कुछ बच्चों के जो है सही आंसर भी जो है वो आ रहे हैं। वेरी गुड बच्चों, देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। सभी के सभी जो ऑप्शन है वो सही आंसर है, इसके करेक्ट जो स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया बच्चों आपकी स्क्रीन पर, तो जल्दी से क्वेश्चन को आंसर कीजिए। ध्यान रखिए इसमें क्या पूछा गया है, नोट करेक्ट पूछा गया है, कंफ्यूज नहीं होना जल्दी में। करेक्ट और नोट करेक्ट के बीच में कंफ्यूज नहीं होना, नोट करेक्ट पूछा गया है, तो जल्दी से आंसर कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। Statement 1 is the majority of members were from the Bengal province. Statement 2 is the members were drawn from every social stratum. Statement 3 is there was no official permission granted for the session. तो जल्दी से आंसर कीजिए। You have 5 seconds to answer this question. चलिए इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। तीनों की तीनों स्टेटमेंट जो है वो गलत हैं। ठीक है, जो मेनली जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के फर्स्ट सेशन में जो मेनली जो डेलीगेट्स तो आए थे वो 38 जो थे, मेनली 72 डेलीगेट्स थे। ठीक है, जिसमें से जो मेनली जो मेजोरिटी में थे वो कहाँ से थे, बॉम्बे प्रेसिडेंसी से। ठीक है, बॉम्बे प्रोविंस से थे। और 21 कहाँ से थे, मद्रास से। और 4 जो थे वो बंगाल से थे। ठीक है, और मेनली जो डेलीगेट्स थे वो मेनली हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। इसकी वजह से जो था इनको कुछ जो मुस्लिम से, ठीक है, सर सैयद अहमद खान, जो कि हम राइज ऑफ कम्युनलिज्म जब हम पढ़ेंगे उसके अंदर हम इस चीज़ को भी डिस्कस करेंगे, इंडिया के अंदर वो भी हम डिस्कस करेंगे। उसके अंदर हम जब देखेंगे कि उन्होंने भी
जो था इनको जो ब्रिटिशर थे वो इसको एज अ हिंदू एसोसिएशन मानते थे, ठीक है। तो क्योंकि मेनली इसके अंदर हाई कास्ट हिंदू जो थे वो बिलोंग करते थे इस इंडियन नेशनल कांग्रेस को स्टार्टिंग के ईयर्स के अंदर, ठीक है। जो तीनों की तीनों स्टेटमेंट जो थी वो रॉन्ग थी। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जल्दी से। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर कीजिए। फैक्ट्री रिफॉर्म लेजिस्लेशन एंड सैलिएंट प्रोविजन की कौन से फैक्ट्री एक्ट के कौन कौन से प्रोविजन हैं, तो जल्दी से आंसर कीजिए। फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1881 प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन एट नाइट, फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1891 प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 9 ईयर्स, फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1911 मैक्सिमम आवर्स ऑफ अडल्ट मेल वर्कर्स वर फिक्स्ड। तो जल्दी से आंसर कीजिए। जल्दी से आंसर कीजिए बच्चों। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं बच्चों। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये फैक्ट्रीज एक्ट वाला, ठीक है। तो इसको मैंने कोशिश करी है कि इसको एक ही क्वेश्चन के अंदर जो है वो कवर कर दिया जाए। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, ठीक है। जो वो फर्स्ट ऑप्शन है, ठीक है, 1891 में जो कि दिया गया था कि फॉर वुमेन एम्प्लॉयमेंट एट नाइट वाज प्रोहिबिटेड। तो जो ये था वो 1891 का जो फैक्ट्री एक्ट आया था उसमें रखा गया था, ठीक है। 1881 वाले एक्ट में जो था इसको नहीं रखा गया था। बाकी की जो दो स्टेटमेंट्स थी वो बिल्कुल क्लियर थी, ठीक है। जो 1881 का जो एक्ट आया था, बेसिकली फैक्ट्री एक्ट लाने में ब्रिटिशर का जो उनका जो वहाँ की जो कैपिटलिस्ट थे उनका बहुत बड़ा हाथ था। एक्चुअली वो चाहते थे कि जो इंडियन मेड गुड्स हैं, ठीक है, वो और ज़्यादा कॉस्टली हो जाएं, सो डैट जो ब्रिटिशर की जो गुड्स इंडिया में आ रही है वो चीप हो जाए। ये भी एक उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए किया था। ये भी एक तरीके से ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ही था इंडियंस के लिए। वो चाहते थे कि जो लेबर लॉस, आपको पता है जब लेबर लॉस जब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है, जो एक्ट्स जो आते हैं उसकी वजह से जो लेबर की वैल्यू जो बढ़ती है, ठीक है। जब लेबर की वैल्यू बढ़ेगी तो गुड्स की वैल्यू बढ़ेगी, और जो इंडियन गुड्स हो गए वो ब्रिटिशर के गुड्स के अकॉर्डिंग जो है उससे कंपेरेटिवली कॉस्टलियर हो जाएंगे, ठीक है। तो मेन रीजन जो फैक्ट्री एक्ट आने का 1881 में ये था। क्लियर। तो आप ये जो इन्फॉर्मेशन है साथ साथ लिखते रहिए, तभी मैं आपको बोल रहा हूँ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके पास आने वाली है। और फैक्ट्री एक्ट 1911 में जो था वो अडल्ट मेल वर्कर्स की जो एज जो टाइमिंग थी वो फिक्स कर दी गई थी। उस टाइम पे भी आप देखो 12 आवर्स पर डे पे जो थी उनकी टाइमिंग जो है वो फिक्स की गई थी, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी, आप देख लीजिएगा, क्योंकि ऐसे पढ़ करके बोलने से तो टाइम वेस्ट वाली ही बात है। आप फटाफट से देख लीजिएगा, ठीक है। इसकी जो PDF है आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर कीजिए। आपके पास 20 सेकंड्स का टाइम है इसको आंसर करने के लिए। इन द कंटेक्स्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डेवलपमेंट ऑफ प्रेस। तो जल्दी से आंसर कीजिए। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज अ करेक्ट। ऑप्शन A 1 ओनली, B 1 and 2, C 1 and 3 and D 2 and 3। तो जल्दी से आंसर कीजिए। चलिए इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। बच्चों के कई बच्चों के आंसर जो है वो आने स्टार्ट हो गए हैं। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं बच्चों। जो इसका करेक्ट आंसर आएगा डेट इज बच्चों जो इसका करेक्ट आंसर है द ऑप्शन C, ठीक है। जो फर्स्ट वर्नाक्यूलर जो न्यूज़पेपर था वो था दिग्दर्शन, अप्रैल 1818 में बाय विलियम कैर्सी जोशुआ मर्शमन, ठीक है। और जो इंडियंस के द्वारा, ठीक है, इंडियंस के द्वारा जो फर्स्ट वर्नाक्यूलर जो न्यूज़पेपर आया था वो था संबत कौमुदी एंड मिरातुल अखबार बाय राजा राम मोहन रॉय। जो संबत कौमुदी था वो बंगाली में था, ठीक है, और जो मिरातुल अखबार था ये था पर्शियन में। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। जो फर्स्ट बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट जो था वो बंगाली गजट बाय जेम्स हिक्के था, ठीक है। और जो फर्स्ट वर्नाकुलर लैंग्वेज का जो न्यूज़पेपर था वो दिग्दर्शन बाय जो श्रीरामपुर मिशनरीज जो थी विलियम कैर्सी, जोशुआ मर्शम एंड विलियम वॉर्ड के द्वारा जो था वो चलाया गया था, ठीक है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जल्दी से बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पर, रिपन रेजोल्यूशन ऑफ 1882 के ऊपर। जैसे हमने लॉर्ड रिपन का इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी हमने डिस्कस की थी, ठीक है। जो रिपन रेजोल्यूशन था, इनको लॉर्ड रिपन को जो था फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी बोला जाता है इंडिया में, ठीक है। फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किसको बोला जाता है? लॉर्ड रिपन को। तो उनका रेजोल्यूशन आया था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के ऊपर। तो जल्दी से आंसर कीजिए। स्टेटमेंट 1 इज द लोकल बॉडी टू हैव
majority of the non-official to act as chairperson of the local bodies, ठीक है, non-official or executive sanction required for the imposition of new tax. No official executive sanctions were required for imposition of new tax. तो जल्दी से आंसर कीजिए. सॉरी, चलिए बच्चों के आंसर आ रहे हैं. वेरी गुड. चलिए इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. ठीक है, तो ऑफिशियल सैंक्शंस बच्चों रिक्वायर्ड होती थी रेजिंग ऑफ लोन्स के लिए. जब भी कोई न्यू टैक्स लगाना होता था या लोन को रेज करना होता था तो जो सैंक्शन थी ऑफिशियल की वो रिक्वायर्ड होती थी. आप सभी को ये चीज़ को ध्यान रखना है. जहाँ पर भी ब्रिटिश इंडियंस को पैसा देने की बात आती थी, जो ब्रिटिशर थे वो कहीं ना कहीं सैंक्शन जो थे वो उन पर लगा ही देते थे. ठीक है, और जो नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी और जो उन्होंने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो इंडिया में लेकर के आए थे मायो रेजोल्यूशन के साथ 1870 में, जो मायो 70s के डेकेड में जो मायो रेजोल्यूशन आया था, वो भी उनका मेन रीज़न यही था कि उनके पास ब्रिटिशर के पास वो नहीं चाहते थे कि वो इंडिया के जो विलेजेस हैं उसके ऊपर पैसा खर्च करें. ठीक है, उनको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला था. वो वैसे भी वॉर के अंदर, जो अफगान वॉर्स के अंदर उन्होंने बहुत पैसा जो था उनका वो खर्च हो चुका था. ठीक है, तो उनके पास फाइनेंशियल क्रंच आ गए थे, जिसकी वजह से उन्होंने क्या बोला था कि चलो इनको जो अपना एडमिनिस्ट्रेशन खुद ही करने देते हैं, पैसा पोसा तो हमारे पास है नहीं, ये खुद से ही करते रहेंगे. बट जब ऊपर से पैसा देने की बात आती थी तो उसके अंदर जो थी सैंक्शंस वो लगा देते थे. ठीक है, तो ये भी जैसे हमने आपको बोला कि ब्रिटिशर ने जो भी कुछ किया इंडियंस के खिलाफ, ठीक है, या इंडियंस के लिए, वो एज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ही इंडियंस के लिए हेल्पफुल रहा. ठीक है, तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर कीजिए. हिस्टोरिकल फिगर्स और बुक्स, उनकी कौन कौन सी बुक्स हैं इसके बारे में क्वेश्चन है. आपको सिर्फ 15 सेकंड का टाइम जो है इसके ऊपर मिलेगा, तो जल्दी से आंसर कर दीजिए. ऐसे दांगे गांधी वर्सेस लेनिन, सुरेंद्रनाथ बनर्जी दी बंगाली, डुगीराला बलरामा कृष्णा गांधी गीता. तो जल्दी से आंसर कीजिए. 1 ओनली, 1 एंड 2 ओनली, 1 एंड 3 ओनली, एंड डी 1, 2 एंड 3. तो जल्दी से आंसर कीजिए. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों. अगर लास्ट ईयर का क्वेश्चन जैसे हमने फर्स्ट सेशन में डिस्कस किए थे, तो बुक्स और जर्नल्स और न्यूज़पेपर के ऊपर बहुत से क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे. ठीक है, तो जल्दी से आंसर कीजिए. चलिए इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं बच्चों. तीनों की तीनों, ठीक है, तीनों की तीनों जो न्यूज़पेपर हैं, जो जर्नल्स हैं, वो ठीक है, वो बिल्कुल करेक्ट दिए गए हैं. ठीक है, इसमें किसी तरीके कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत है नहीं. तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जल्दी से चलते हैं बच्चों. नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पर, तो जल्दी से आंसर कीजिए. वेरी इजी क्वेश्चन, आपके पास सिर्फ 10 सेकंड्स का टाइम है इसको आंसर करने के लिए. बदरुद्दीन तैयब जी वॉज फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. रहमतुल्लाह सयानी वॉज सेकंड मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. तो जल्दी से आंसर कीजिए. यू हैव 10 seconds टू आंसर दिस क्वेश्चन. 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2, एंड ऑप्शन डी नाइदर 1 nor 2. जल्दी से आंसर कीजिए. चलिए इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं बच्चों. दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है बिल्कुल करेक्ट हैं. ठीक है, जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो थे बदरुद्दीन तायब जी, और सेकंड जो थे मुस्लिम प्रेसिडेंट वो थे सयानी साहब. ठीक है, तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. जल्दी से आंसर करो बच्चों. नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है. पॉलिसी ऑफ इंट्रूसिव सर्वेलेंस वाज अडॉप्टेड बाय. ऑप्शन ए लॉर्ड वेल्लेस्ली, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन. वेरी इजी क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. जल्दी से आंसर कीजिए. चलिए इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं. तो बच्चों लॉर्ड कर्जन ने, ठीक है, लॉर्ड कर्जन की पॉलिसी थी पॉलिसी ऑफ पैट्रोनाइज एंड इंट्रूसिव सर्वाइलेंस. ठीक है, जो इंडियन स्टेट्स है उनको पैट्रोनाइज भी करना है और उनके ऊपर हर तरीके से निगाह भी रखनी है. तो ये पॉलिसी किसकी थी? लॉर्ड कर्जन की. ठीक है, तो उनका ये बोलना था कि जो इंडियन स्टेट्स हैं, ठीक है, वो किसी भी तरीके से कोई भी उनका जो है ब्रिटिशर के साथ कोई
जो साइन एग्रीमेंट जो है साइन नहीं हुआ है, ठीक है, जो इंडिया उनका जो ब्रिटिश इंडिया के साथ जो रिलेशन है वो विद टाइमिंग उनका जो है वो चला है, ठीक है। तो उनको पैट्रोनाइज भी करना है और उनके ऊपर सर्वाइलेंस भी रखनी है। तो ये किसकी पॉलिसी थी? लॉर्ड कर्जन की। जैसे हमने फर्स्ट सेशन में भी मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो बच्चे नए आए हैं प्लीज़ फर्स्ट सेशंस को जाकर के देखिए, तभी आपको ये सब चीज़ें समझ में आने वाली हैं, ठीक है। क्वेश्चन के पैटर्न जो है वो फर्स्ट सेशन में हम डिस्कस किया है उसको, ठीक है। तो चलिए अपन आज का बच्चों हम लास्ट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। बच्चों क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये क्वेश्चन बच्चों कोई भी गलत नहीं करेगा। ये जो हमारी मेहनत है पिछले एक घंटे की, अगर उसको पानी फेर दोगे आप, हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना आपने इसका करेक्ट आंसर देना है। हर हालत में इसका आंसर मुझे आपसे सही चाहिए, हर हालत में मुझे इसका आंसर आपसे सही चाहिए। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए। वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मेन एम ऑफ इल्बर्ट बिल 1883? एजुकेशनल रिफॉर्म्स, जुडिशियल रिफॉर्म्स, सिविल सर्विसेज रिफॉर्म एंड ट्रेड मोनोपोली फॉर द ब्रिटिश। चलिए इसमें क्वेश्चन में मैं आपको जो है ज़्यादा टाइम नहीं देने वाला। ये क्वेश्चन जो है हम अच्छे तरीके से डिस्कस किया है हमने। वेरी गुड, बच्चों के आंसर भी जो है बहुत अच्छे से आ रहे हैं, बहुत अच्छे से बच्चे जो है आंसर कर रहे हैं। वेरी गुड बच्चों, इसी तरीके से आंसर करना है आपको, एग्ज़ाम में भी इसी तरीके से आंसर करके आना है। चलिए इससे करेक्ट आंसर देख लेते हैं। तो बच्चों इस क्वेश्चन को किसी भी तरीके से कुछ एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। हम इसको अभी स्टार्टिंग में ही डिस्कस करके हटे हैं। इल्बर्ट बिल जो था वो बेसिकली जुडिशियल रिफॉर्म से ही रिलेटेड था, ठीक है। तो बच्चों ये था हमारा आज का सेशन। तो बच्चों ये था हमारा आज का सेशन, ठीक है। आई होप आपको जो ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो ठीक है, जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। इस तरीके की इन्फॉर्मेशन, इस तरीके का कंटेंट मैं दावा कर सकता हूँ आपको कहीं और अभिपीडिया के अलावा नहीं मिलने वाला, जो आपको इस तरीके का कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हो। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कोरोना वायरस से बचे रहिए, अपने घर में रहिए, अपने माता पिता, ठीक है, अपने बुजुर्गों का ध्यान रखिए। और जो इस समय जो युद्ध स्थिति बनी हुई है, एक तरीके का युद्ध चल रहा है बच्चों, ये इसको नौजवान क्रांति भी हम कह सकते हैं। इसमें जो नौजवान लोग हैं वो बड़े बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। तो आपने वो लोगों ने भी सिर्फ अपना हिस्सा यही देना है कि आप लोगों ने सिर्फ घर पर रहना है और पढ़ाई करनी है, ठीक है, स्टडी करनी है अपने एग्ज़ाम की। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।